Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and you are watching Economics Easy है। दोस्तों आज हम चैप्टर नंबर 8 को कंटिन्यू करने के लिए आ रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट। दोस्तों याद होगा ये सारे के सारे टॉपिक्स हम अपनी लास्ट कुछ क्लासेस के अंदर कर चुके हैं। इसके लिए हमने सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई है, वहां जाके सर्च कर सकते हो। आज की क्लास का जो टॉपिक है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज WTO एंड इंडियन एग्रीकल्चर प्रोस्पेक्ट एंड द चैलेंजेस। और इस पॉइंट से क्वेश्चंस एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, क्योंकि WTO का रिस्पेक्ट भाई अपने आप में एक बहुत बड़ा रिस्पेक्ट है। दोस्तों पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जिन लोगों ने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी जिसके अंदर मैंने पूरा WTO का चर्चा किया था, अगर वो नहीं देखी तो आज की क्लास उनके समझ में आएगी, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं। तो मेक श्योर कि आपने हमारी लास्ट क्लास जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो गैट है उससे कैसे WTO बना, क्यों बना, उसके पीछे के क्या रीज़न है, गैट के क्या ऑब्जेक्टिव हैं, क्या रीजंस है, सारी चीज़ मैंने बताई थी। प्लीज़ एक बार उसको देख लेना, उसके बाद इस क्लास के ऊपर आओगे तो आपको ज़्यादा चीज़ क्लियर होगी। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है अगर हम उसको बुक में निकालें तो मैं आपको कुछ खास चीज़ बताने वाला हूँ। बताऊँ क्या है खास चीज़? चलो मैं आपको बताता हूँ। अभी रुको, टॉपिक हमारा ये है WTO एंड इंडियन एग्रीकल्चर प्रोस्पेक्ट एंड चैलेंजेस। दोस्तों जब आप इसको बुक से पढ़ोगे तो मैं मानता हूँ कि बुक में उतनी अच्छी चीज़ें दे ही नहीं रखी इस टॉपिक के रिगार्डिंग। देखो कोई भी बुक अपने आप में 100% परफेक्ट नहीं होती है। ये जो हम रमेश सिंह की बुक फॉलो अप कर रहे हैं इसके अंदर ये वाले टॉपिक पर कुछ ज़्यादा खास डिस्कशन नहीं कर रखा है, और जो कर भी रखा है वो बहुत ज़्यादा स्टैटिकल है, मतलब उतना ज़्यादा लर्न करना बनता भी नहीं है। ठीक है, इस वजह से मैंने इसके शॉर्ट नोट बनाए हैं। ठीक है, और वो शॉर्ट नोट आप लोगों के सामने मैं भी पेश करता हूँ, क्योंकि आज मैं ये टॉपिक इस बुक से नहीं पढ़ाऊंगा, ये मैं पढ़ाऊंगा अपने नोट्स से। यानी ये पूरा कंप्लीट टॉपिक हम अपने नोट्सों से करने वाले। और दोस्तों अगर आपको ये हमारे नोट्स चाहिए तो आप इसके लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उसको जल्दी से ज्वाइन कर लो। इसके बाद ये सारे के सारे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है डाउनलोड करने का ऑप्शन वहाँ पर मिल जाएगा। आसानी से डाउनलोड करो, प्रिंट आउट निकालो, जो मन करे वो आप कर सकते हो अपने नोट्स के साथ। ठीक है, चलो ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैं ये मान के चलो अपने WTO की हमारी क्लास ले ली है। ठीक है, सुनो, अगर हम WTO की बात करें तो भाई WTO का इंडियन एग्रीकल्चर पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, आखिर हमारे पास क्यों भारत के साथ WTO के लिंक्स अच्छे नहीं हैं, जबकि इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ WTO। स्टिल हमारे बीच में 19-20 का आंकड़ा रहता है। रीजन क्या है? बहुत सारे रीजन है। इसमें एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट केस मैं आपको कराऊंगा कोविड-19 का, जिसमें अपने ट्रिप्स एग्रीमेंट के बारे में अक्सर एग्जाम में न्यूज़पेपर में सुना ही होगा, ट्रिप्स एग्रीमेंट को लेकर। वो सारी की सारी चीज़ें आज मैं आपको इसी सेगमेंट के अंदर कराने वाला हूँ। देखो यहाँ पर हेडिंग डाल रखी है WTO एंड इंडियन एग्रीकल्चर प्रोस्पेक्ट एंड चैलेंजेस। जो गैट है उसके राउंड्स होते थे, उसमें जो उर्गुरे राउंड था उस राउंड के अंदर ये कहा गया कि भाई गैट को हटा के एक नई बॉडी लानी चाहिए जिसका नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको गैट वाली पावर तो मिलेंगी बल्कि उससे ज़्यादा उसका एक्सटेंसिव पावर दी जाएंगे। उसका जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है उसमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म लेकर आया जाएगा, जिससे उसे ज़्यादा पावर मिल पाए, जो कि स्टैब्लिश हुआ था 1995 में, जिसमें से ज़्यादा पावर और ज़्यादा अथॉरिटी मिली थी। इंडिया जो है WTO का एक फाउंडिंग मेंबर है, यानी कि जब WTO बनाया जा रहा था उस टाइम पर इंडिया जो है वो इसका क्या था, एक मेंबर था, क्योंकि गैट में इंडिया क्या था, उसका मेंबर था। क्या ऑब्जेक्टिव WTO के? पहला ऑब्जेक्टिव कि वो उसके लोगों के जो मेंबर कंट्रीज में रहने वाले लोग हैं उनका क्या बढ़ाना चाहता है, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाना चाहता है। वो प्रोडक्शन और ट्रेड दोनों चीज़ें बढ़ाना चाहता है, मतलब प्रोडक्शन भी दबा के हो, व्यापार भी दबा के हो। किसका? गुड्स का या सर्विसेज का? दोनों का। याद करो गैट के अंदर हम सिर्फ गुड्स को इंक्लूड करते थे, ये इसका बहुत बड़ा वीक पॉइंट था। हमने इस वीक पॉइंट को इसमें आके सुधारा। थर्ड है टू प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट। ऐसा ना हो कि सिर्फ हम प्रोडक्शन किए जा रहे हैं और इससे हमारे जो नेचुरल इन्वायरमेंट्स है उस पर इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। टू एक्सेप्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए हम उन तौर तरीकों को अपनाएंगे जिससे कि फ्यूचर के अंदर रिसोर्सेज बचे रहें। ऐसा ना हो कि फ्यूचर के लिए रिसोर्सेज बचे ना, जैसे पेट्रोल जैसी चीज़ है, ऐसा ना हो कि वो आज की जनरेशन पूरा यूज़ कर ले, फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ बचे ना। ऐसी टाइप की डेवलपमेंट को कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वैसे ऑब्जेक्टिव बहुत सारे हैं, बट मोटा मोटी ये उसके मेन क्या थे, ऑब्जेक्टिव थे। अगर हम बात करें WTO के एग्रीमेंट्स की, तो WTO के बहुत ही मेजर एग्रीमेंट है जिस पर कोविड-19 में बहुत ज़्यादा बातें छिड़ी थी। मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से। पहले आप ये देखिए कि 5 एग्रीमेंट कौन कौन से हैं। एग्रीमेंट ऑन सब्सिडी काउंटरवेलिंग ड्यूटी। दूसरा एग्रीमेंट है गैट्स, जिसकी फुल फॉर्म होती है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस। तीसरा है ट्रिम्स, एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। फोर्थ है ट्रिप्स, एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। और फिफ्थ आपका AOA, एग्रीमेंट्स ऑन एग्रीकल्चर। ठीक है, ये 5 मेजर एग्रीमेंट है। सर क्या 5 ही की WTO ने? नहीं, WTO ने बहुत सारे एग्रीमेंट्स किए हैं, लेकिन क्या होता है ना कि जो ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, जिनमें ज़्यादा चीज़ें होती रहती हैं, वो ये 5 है सिर्फ। ठीक है, अब अगर हम WTO के स्ट्रक्चर्स की बात करें, ठीक है, स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो पहले क्या होता था कि हमारे यहाँ पर जब गैट था, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ, तो उसके यहाँ पर जो भी मीटिंग्स होती थी उनको हम राउंड बोलते थे। लेकिन WTO में इसी चीज़ को कहा गया मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, और इस मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के अंदर सारी मेंबर कंट्रीज़ के मेंबर्स आते थे, मीटिंग्स करते थे,
डिस्कशन करते थे कि क्या इकोनॉमी में होना चाहिए जिससे कि हम ट्रेड को बढ़ा पाएँ, ये जनरली 1 साल या 2 साल के अंतराल पे ये हो जाती थी। लेकिन एक बात सोचो, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि हर 1 साल पे मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होती है, लेकिन मान लो 1 साल से पहले हमें किसी मुद्दे पर डिस्कशन करना हो तो क्या करेंगे, तो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस तो बुला नहीं सकते। तो ऐसे केस में दूसरी पावर हमने जनरल काउंसिल को दी है। ये WTO की स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। तो जनरल काउंसिल को ये पावर दी जिसके अंदर वो क्या करते हैं, ट्रेड एंड डिस्प्यूट्स का रेजोल्यूशन करता है। डिस्प्यूट रिडर्सल का मतलब होता है कि अगर दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड के रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत चल रही है, कोई भी लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो उसका निपटारा करती है। ट्रेड रिव्यू पॉलिसी करती है कि जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में जो भी उन्होंने अपनी पॉलिसीज बनाई हैं क्या वो सही तरीके से इंप्लीमेंट हो रही नहीं हो रही है, इस बात का रिव्यू करने के लिए क्या बनाई जाती है, जनरल काउंसिल बनाएगी। ट्रेड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज काउंसिल बनाएगी और ट्रिप्स एग्रीमेंट को इसमें शामिल किया गया। मतलब कि अगर कोई मुद्दा साल 2 साल में उभरता है तो हम उसे मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में कवर अप कर लेंगे, लेकिन उससे पहले अगर हमें एक मीटिंग की जरूरत पड़ती है तो उसके इसमें जनरल काउंसिल की हेल्प लेकर हम उस मुद्दे को आगे बढ़ा के उस पर काम शुरू कर सकते हैं। ये था कुछ WTO का स्ट्रक्चर। अगर हम अपने पास बात करें कि WTO का एग्रीकल्चर पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, तो मैं आपको बता दूं यही हमारा मेन पॉइंट है, क्योंकि आप जानते हो जो हमारा चैप्टर 8 है वो क्या है, एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट। तो बेसिकली हमें पढ़ना ये है कि WTO का एग्रीकल्चर में क्या लिंक है, आखिर क्यों हम एग्रीकल्चर को लेकर WTO से बहुत ज़्यादा खफा रहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हर कंट्री जो है वो अपना व्यापार बढ़ाना चाहता है, व्यापार बढ़ाने में भी एग्रीकल्चर आउटपुट का व्यापार बढ़ाना चाहता है, क्योंकि एग्रीकल्चर एक ऐसी चीज़ है जिसका माल हर कंट्री में बिकेगा। मैं अगर बात करूँ कि लोफर्स की, मैं बात करूँ स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स की, हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर कंट्री में चलते हो किसी में ना चलते हो, लेकिन फूड आर्टिकल एक ऐसी चीज़ है जो हर कंट्री में डिमांड की ही जाती है। तो हर कंट्री का पहला टारगेट होता है कि कैसे हम अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बनाएं फूड के मामले में, ताकि हम उसका आगे जाके क्या कर पाएं, एक्सपोर्ट कर पाएं। इस बात को इनकरेज करने के लिए हर देश की जो गवर्नमेंट है वो क्या देती है, अपने फार्मर्स को सब्सिडी देती है, और इसमें भारत नंबर 1 पे है। भाई साहब आप कहोगे कि भारत में किसानों के लिए कुछ नहीं किया जाता, मैं आपको आज विश्वास दिला दूंगा कि भारत में किसानों के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है, लेकिन जितना किया जाना चाहिए उतना नहीं। हम कर बहुत रहे हैं, लेकिन जैसी हमारी पॉपुलेशन है, जैसी हमारी गरीबी है, उस हिसाब का रेशियो थोड़ा कम बन पा रहा है, लेकिन करते बहुत है। तो क्या होता है कि गवर्नमेंट अपने फार्मर्स को सब्सिडी देती है, इनपुट के माध्यम से, MSP के माध्यम से, इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से, इंटरेस्ट के माध्यम से। जैसे किसानों को इनपुट सस्ते रेट पर मिले तो इसके लिए क्या होता है, सब्सिडाइज रेट पर फार्मर्स को क्या दिए जाते हैं, इनपुट्स दिए जाते हैं। MSP की फुल फॉर्म आपको पता चल गया, मिनिमम सेलिंग प्राइस। तो फार्मर्स को अगर मार्केट में अच्छी कीमत नहीं मिलती है तो ऐसे में गवर्नमेंट उनकी उस स्टॉक को, उस फार्मिंग को पूरा बाय कर लेता है। इलेक्ट्रिसिटी में कई टाइप की सब्सिडीज दी गई हैं, और कल को अगर फार्मर कोई लोन लेता है तो उस लोन में इंटरेस्ट का वेव ऑफ करवा दिया जाता है, या नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्या किया जाता है, उनको लोन प्रोवाइड कराया जाता है। अल्टीमेटली सरकार ये सब कर क्यों रही है, ताकि फार्मर्स को अगर हम बैकअप सपोर्ट देंगे तो फार्मर्स को एक अच्छी कीमत मिलेगी और फार्मिंग करना हमारे लिए उतना ही ज़्यादा बेहतर हो, जिससे हम फार्मिंग के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बाहर एक्सपोर्ट कर पाए और वर्ल्ड वाइड हमारा नाम फेम और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारा बढ़ पाए। अब यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है, एग्रीकल्चर को लेकर बहुत सारी सब्सिडीज़ बनाई हुई हैं, एग्रीकल्चर सब्सिडीज़। और जो ये सब्सिडीज़ हैं वो मेनली 3 पार्ट में डिवाइडेड है हमारे पास। आप यहाँ पर देख सकते हैं वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं। वो 3 पार्ट है हमारे पास, मार्केट एक्सेस, एक्सपोर्ट सब्सिडी और डोमेस्टिक सपोर्ट। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। यानी अगर आपसे कोई बोले कि ये देखो, आपने अभी यहाँ पर पढ़ा था WTO के 5 एग्रीमेंट है, उनमें से एक एग्रीमेंट क्या है, AOA, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, यही है ना। इस एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के अंदर 3 चीज़ें आती हैं। एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के अंदर 3 चीज़ें आती है, मार्केट एक्सेस, एक्सपोर्ट सब्सिडी और डोमेस्टिक सपोर्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसलिए ध्यान से समझना, मुझे कोई भगाना नहीं, प्यार से समझो, चीज़ पूरी समझ आएंगी। देखो हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन किन चीज़ों पर फोकस करता है, पहले आप ये बताओ। सर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मेनली ये करता है कि 2 कंट्रीज़ के बीच में व्यापार सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस बात को इंश्योर करता है। और अगर कोई कंट्री अपना व्यापार बढ़ाने के लिए गलत तरीके के प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करती है तो WTO उस पर रोक लगाती है और उस पर पेनल्टीज इम्पोज करती है। ये बेसिकली काम है WTO का। अब अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो मैं आपको बता दूं, एग्रीकल्चर को लेकर जो एग्रीमेंट्स होते हैं WTO में उनको कहा जाता है एग्रीमेंट्स ऑन एग्रीकल्चर, AOA, जिसमें 3 चीज़ें यानी 3 पिलर्स होते हैं, मार्केट एक्सेस, एक्सपोर्ट सब्सिडी और डोमेस्टिक सपोर्ट। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ मार्केट एक्सेस का मतलब क्या होता है। जैसे हम अपनी इंडिया की बात करते हैं, हम इंडिया वाले क्या चाहते हैं कि हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इतना अच्छी क्वालिटी का करें और इतने सस्ते रेट का करें कि मार्केट में वर्ल्ड क्लास इकोनॉमी के अंदर हम अपना एक्सपोर्ट बढ़ा सकें, ताकि हमारा मार्केट एक्सेस हो पाए। भाई मार्केट एक्सेस का मतलब क्या होता है, अपने ग्राहक को बढ़ाना। अब ग्राहक को बढ़ाने के लिए 2 तरीके हैं, या तो अपने देश में ग्राहकों की संख्या बढ़ाओ जो पॉसिबल नहीं है, या विदेश में जाके माल बेचो। हाँ, विदेश में जाके अगर हम अलग अलग देशों में माल बेचेंगे, 195 कंट्रीज हैं, तो हमारा मार्केट एक्सेस बढ़ेगा। इसके चलते क्या होते हैं, एक कंट्री दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट बढ़ाने की कोशिश करता है। अच्छा एक बात बताओ, एक कंट्री एक्सपोर्ट करे तो दूसरे के लिए क्या होगा, इंपोर्ट।
एक के लिए फायदा है, दूसरे के लिए क्या है, नुकसान है। तो ऐसे में कोई भी कंट्री अगर इंपोर्ट करती है एग्रीकल्चर आइटम का, तो वो क्या करती है, कुछ बैरियर्स लगाती है। अगर आपको याद होगा, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया भी था, दो टाइप के बैरियर्स होते हैं, टैरिफ बैरियर और नॉन टैरिफ बैरियर। टैरिफ बैरियर होते हैं जो प्राइस के ऊपर इंपोज किए जाते हैं, जिससे गुड्स की प्राइस बढ़ जाती है। और नॉन टैरिफ बैरियर एक क्वांटिटेटिव बैरियर होती है, जिसके अंदर एक क्वांटिटी डिसाइड कर दी जाती है, कोटा सिस्टम डिसाइड कर दिया जाता है कि इसके बियॉन्ड आप इस साल में नहीं मंगा सकते हो। वैसे ज़्यादा खतरनाक पता है कौन सा होता है, नॉन टैरिफ बैरियर होता है। देखो, अगर मुझे चीज़ मंगानी है तो भली महंगी एटलीस्ट मैं मंगा तो सकता हूँ ना, लेकिन नॉन टैरिफ बैरियर में तो मैं मंगा ही नहीं सकता एक सर्टेन क्वांटिटी तक। तो WTO ऐसे एग्रीमेंट को रोकती है। WTO साफ साफ कहती है, अगर मेरी किसी भी मेंबर कंट्री ने नॉन टैरिफ बैरियर लगा दिया तो दोस्तों ये गलत चीज़ होगी। तो ऐसे में अगर कोई कंट्री नॉन टैरिफ बैरियर लगाती है तो WTO से अप्रोच करती है कि वो अपनी पॉलिसी को चेंज करके किस में कन्वर्ट कर दे, टैरिफ में। WTO साफ कहती है, अगर आप अपने इंपोर्ट को डिस्करेज करना चाहते हो, यानी कम करना चाहते हो, आप टैरिफ लगाओ उसके ऊपर, आप नॉन टैरिफ बैरियर मत लगाओ, क्योंकि अल्टीमेटली ऐसे आप एक्सपोर्ट को रोकने की कोशिश कर रहे हो अपने देश के अंदर, समझ रहे हो। तो ऐसे में इस प्रोसेस को बोलते हैं टेरिफिकेशन। जितने भी लोग हमारी इको फैक्ट वाली सीरीज देखते हैं उनको पता होगा, ये छोटी छोटी चीज़ें मैंने वहाँ पर डिस्कस की हुई थी, और मैंने बताया था टेरिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि जब हम नॉन टैरिफ बैरियर को कन्वर्ट करते हैं टैरिफ बैरियर के अंदर, इस प्रोसेस को बोलते हैं टेरिफिकेशन। दिस इज कॉल्ड योर मार्केट एक्सेस। दूसरा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या बोलता है, एक्सपोर्ट सब्सिडीज, इन पर रोक लगाई जाए। मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोल रहा है एक्सपोर्ट सब्सिडी मत दो, सब्सिडीज फार्मर को मत दो। जानते हो क्यों ऐसा वो बोलता है? देखो, उसका भी कहना ठीक है। वो ये कहता है WTO कि अगर एक कंट्री अपने फार्मर्स को खूब सारा सब्सिडी देगी, ठीक है, तो इससे उनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब इंटरनेशनल लेवल पे जब आप अपना मार्केट में अपना फसल लेकर जाओगे तो उसकी प्राइस जो होगी वो क्या होगी, नॉर्मल प्राइस से कम होगी। क्यों? क्योंकि आपकी गवर्नमेंट ने उस पर क्या दिया है, सब्सिडी दिया है। इससे आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, तो मार्केट में आपकी जो डोमिनेंट पोजीशन है वो ज़्यादा हो जाएगी, जो बाकी एंटरप्राइजेज है उनकी पोजीशन कम हो जाएगी। और हम कभी भी ट्रेड को कम नहीं करना चाहते हैं, हम चाहते हैं सही तरीके से ट्रेड करो, फिर चाहे कितना भी करो। लेकिन अगर आप ऐसी प्रैक्टिसेस अपनाओगे जहां पर आप अपनी कॉस्ट से कम पर माल बेचोगे, क्योंकि आपके बैकअप सपोर्ट में गवर्नमेंट ने आपको सब्सिडी दे रखी है जिससे आपको उसका बेनिफिट मिला है, तो इससे कंपटीशन जो है वो डिस्करेज हो जाएगा। कंपटीशन क्या हो जाएगा, डिस्करेज हो जाएगा। तो ऐसे में वो रोकती है, कौन, WTO, कि जो भी उसकी मेंबर कंट्रीज है वो इस टाइप के एक्सपोर्ट सब्सिडीज एक लिमिट तक दे, उसके बियॉन्ड ना दे। और दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट सब्सिडी। वही लिखा हुआ है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से कोई भी ऐसी सब्सिडी जो एक्सपोर्ट पर दी जाती है जिससे कॉम्पिटेटिव एडवांटेज उस कंपनी को मिल सकता है, उस कंट्री को मिल सकता है, ऐसी सब्सिडी पर रोक लगाने का काम करता है। तीसरा है डोमेस्टिक सपोर्ट। डोमेस्टिक सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसने इस एग्रीमेंट में एक बहुत अच्छी बात बोली है। उसने कहा है कि हम रेड लाइट सिग्नल को फॉलो करेंगे, यानी ट्रैफिक लाइट अप्रोच को। अच्छा, ट्रैफिक लाइट में कितनी लाइट होती है, कमेंट करके बताओ, और किसका क्या मतलब होता है? रेड लाइट होती है, ग्रीन लाइट होती है और ऑरेंज लाइट होती है। ठीक उसी तरह से इन्होंने भी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने एग्रीकल्चर के एक्सपोर्ट पर 3 लाइट्स डिस्कस की हैं। वो 3 लाइट्स क्या है, वो सब्सिडी के रूप में डिवाइड की गई, रेड लाइट, एम्बर लाइट, ग्रीन लाइट, ब्लू लाइट। अच्छा, एम्बर लाइट वही जो आपकी ऑरेंज होती है ना, वो प्योर ऑरेंज वाली नहीं होती है। तो उसमें जैसे आज पिंक में मजेंटा कलर होता है ना, ठीक उसी तरह से ऑरेंज में एक एम्बर कलर होता है। तो ये 4 कलर हैं, ब्लू भी है इसके अंदर। रेड कलर में उन चीज़ों को शामिल किया जाता है, उन सब्सिडी को शामिल किया जाता है जो कि प्रोहिबिटेड है। एम्बर बॉक्स में हम कुछ कम सब्सिडी देते हैं, ग्रीन बॉक्स के अंदर हम ज़्यादा सब्सिडी देते हैं। कह सकते हैं कि आप जो मन चाहे आप इसमें काम कर सकते हो ग्रीन बॉक्स के अंदर। चाइना जैसी कंट्री इन्हीं सब्सिडी का फायदा उठा के किसानों को आगे बढ़ा देती हैं। और ब्लू बॉक्स का मतलब है कुछ रिलैक्सेशन है कुछ डेवलपिंग कंट्रीज को, हर किसी को ये भी नहीं है। और एक SND भी है, ठीक है, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा SND के बारे में। ये जितनी भी सब्सिडीज हैं दोस्तों, ये मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन पे से MCQ 2-3 बनते ही बनते हैं, ठीक है, प्रीलिम्स और मेंस के हिसाब से। तो प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो ध्यान से देखना, यही वीडियो होगी हमारी कि रेड बॉक्स क्या होती है, एम्बर बॉक्स क्या होती है, ग्रीन बॉक्स क्या होती है, ब्लू बॉक्स होती है। अभी तो जस्ट एक मैंने ओवरव्यू दिया, ठीक है। तो आपको ने अभी क्या सीखा कि एग्रीकल्चर सब्सिडी के अंदर हम WTO के जो 5 एग्रीमेंट है उसमें से एक एग्रीमेंट क्या है, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, जिसके 3 पिलर है, मार्केट एक्सेस, एक्सपोर्ट सब्सिडी, डोमेस्टिक सपोर्ट। अच्छा, अभी तक जो आपने पढ़ा उससे आपने क्या समझा? कहीं ना कहीं आपने ये समझा कि गवर्नमेंट ये चाहती है कि किसी तरीके से जो व्यापार है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, यदि जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसको बढ़ावा मिले। और अगर कोई ऐसी प्रैक्टिसेस कर रहा है मार्केट के अंदर जिससे ट्रेड को रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, जिससे दूसरे की ट्रेड को कम किया जा रहा है और अपने ट्रेड को गलत तरीके से बढ़ाया जा रहा है, ऐसी एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए इन्होंने ये 3 पॉइंट रखे। मेन पॉइंट है टेरिफिकेशन, दूसरा पॉइंट है कॉम्पिटेटिव एडवांटेज नहीं किसी को नहीं दे, और तीसरा पॉइंट है ये जो
ट्रैफिक लाइट अप्रोच है इसके ऊपर, ठीक है। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है, बढ़ सकता हूँ आगे, चलो ठीक है। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर में सब्सिडी जो है हमारी इंडिया में किस किस तरीके से दी जाती है, ठीक है, और हमारी इंडिया कौन से क्लॉज का फायदा उठाती है। मैं बता दूं, पीस क्लॉज का इंडिया फायदा उठाती है। मतलब वी आर इंडियंस यार, अगर हमें लूप होल का पता चल जाए ना तो भाई हम वही करते हैं। अब लूप होल से मुझे याद आया कि मुझे याद है कि मैं एक शॉप पे गया अग्रवाल स्वीट हाउस के पास, वहाँ पर समोसे के लिए टोकन मिल रहा था, प्रिंटेड टोकन। तो मैंने क्या किया, प्रिंटेड टोकन ले लिया और जहाँ पर वो समोसा बना रहा था उसको नहीं दिया। मैंने कहा भाई 4 समोसे कर दे मेरे लिए, उसने कर दिए। वही टोकन मैंने अगले दिन दोबारा चला दिया। मतलब देखो, मैंने उसका लूप होल पकड़ लिया और उसका मैंने फ़ायदा उठा लिया, और ये बात सच है, ठीक है। ठीक उसी तरह से इंडिया ने भी WTO का एक लूप होल पकड़ लिया है और वो इस चीज़ का क्या उठाते हैं, फ़ायदा उठाते हैं। मैं आज आपको बताऊँगा वो कौन सा लूप होल है। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया में जो एग्रीकल्चर सब्सिडी है वो गवर्नमेंट किस तरीके से देती है। अच्छा, पहले थोड़ा सा बेस बनाते हैं। अगर मैं बात करूं इंडिया की, दोस्तों आप एक बात बताओ, इंडिया के अंदर ज़्यादातर पॉपुलेशन किस पर डिपेंड थी पहले कभी, एग्रीकल्चर पे। अगर हम अपनी एग्रीकल्चर एक्टिविटी को नहीं सुधार पाएंगे तो एग्रीकल्चर का जो रॉ मटेरियल है वो इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर एग्रीकल्चर खराब हो गया तो इंडस्ट्रीज़ अपने आप खराब हो जाएंगी, और इंडस्ट्रीज़ खराब होगी तो सर्विस सेक्टर अपने आप खराब हो जाएगा, यानी पूरा जो हमारा सेगमेंट है ना वो पूरा बिगड़ जाएगा। तो इसीलिए हमारी भारत सरकार किसानों को लेकर बहुत चिंतित रहती है और किसानों के लिए जो उनके हक में चीज़ बन सकती है वो करने को तैयार है। और गवर्नमेंट हमारी भाई साहब WTO से लड़ रही है। मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरीके से लड़ती है WTO से। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट ने कहा कि देखो, जो ग्रीन रेवोल्यूशन 1960-70 में आया था, फर्स्ट फेज के अंदर जो हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, उसके अंदर क्या होता, जो हमने HYV सीड्स और फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया, उससे अचानक से जो हमारा प्रोडक्शन है वीट और राइस को लेकर वो इन्हांस हो गया, वो बढ़ गया, सरप्लस स्टॉक हो गया। तो मार्केट में जब सरप्लस स्टॉक होता है तो ऐसे में सप्लाई बढ़ जाती है, और जब सप्लाई बढ़ती है तो ऐसे में प्राइस को हमें कम करना पड़ता है। अब जब प्राइस को कम करेंगे तो भाई फार्मर जिसने मेहनत की है उसे अगर कम कीमत मिलेगी तो वो तो बेचारा डिस्करेज हो जाएगा, वो फार्मिंग करेगा नहीं, वो आत्महत्या करना शुरू कर देगा। तो ऐसे में गवर्नमेंट ने MSP पॉलिसी चलाई, आपको पता है ना, मिनिमम सेलिंग प्राइस, जिसके तहत गवर्नमेंट ने कहा पहले आप एक काम करो, अगर मार्केट में आपको एक अच्छी कीमत मिल रही है तो अच्छी बात है, आप वहाँ प्रोड्यूस बेच दो, और अगर नहीं मिल रही है तो मिनिमम हम इसका इतना प्राइस सेट कर देंगे, जिसे बोला जाता है MSP। तो इस तरीके से पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट किस तरह से एग्रीकल्चर में क्या देती है, सब्सिडी देती है, जिसमें सबसे पहला रीजन क्या है, MSP। सबसे पहला पॉइंट क्या है, MSP। दूसरा पॉइंट, जो USA की गवर्नमेंट है और जो अदर कंट्रीज की गवर्नमेंट है वो भाई साहब MSP को लेकर इंडिया पे चढ़ जाती हैं। वो क्या बोलती हैं कि भैया तुम्हारे MSP देने की वजह से तुम्हारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आती है और फिर तुम हमें एक्सपोर्ट करते हो, इससे हमारा जो वहाँ के फार्मर्स है वो डिस्करेज होते हैं। तो भैया WTO क्या बोलता है, WTO कहता है कि भाई ऐसे हम कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे जिसकी वजह से तुम ऐसा नहीं कर सकते हो कि खूब ज़्यादा सब्सिडी दे दो। ये WTO इंडिया को देखकर ही बोलता रहता है, क्योंकि इंडिया भाई साहब एग्रीकल्चर में आज की डेट में ना बहुत ऊंचाइयों पे जा चुका है, ठीक है। इस बात को चिढ़ने के लिए US वगैरह क्या करते हैं, इन पर जाके WTO में हमारी वो कर देते हैं, क्या कर देते हैं, कंप्लेंट, और ये बोलते हैं WTO की यार ये ना इंडिया वाले बहुत ख़राब लोग हैं, ये हमारा ट्रेड जो है ना वो डिस्करेज करना चाहते हैं। तो फिर इंडिया वाले देखो क्या बोलते हैं, पहले तो अब ये देखो WTO इसी वजह से कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाता है और एक बोलता है कि भाई एक लिमिटेड अमाउंट है सब्सिडी देने का, इसकी बियॉन्ड आप सब्सिडी नहीं दे सकते हो। और इंडिया जो है ना भाई साहब उस अमाउंट को क्रॉस कर देता है, उस लिमिट को क्रॉस कर देता है। क्यों क्रॉस कर देता है, देखो इन्होंने बोला कि 10% देंगे, इंडिया वाले कहते हैं 10% में तो किसान के घर का चूल्हा नहीं जलेगा, लेकिन हम फिर भी दे देते हैं। अब आपको सर जब रूल बना रखे हैं 10%, तो हम 10% से ज़्यादा किस ग्राउंड पर दे देते हैं, ये तो मतलब एक तरह से दादागिरी हुई ना, जैसे चाइना दिखाता है। नहीं दोस्तों, हमने बोला ना अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, इंडिया वालों को लूप होल्ड मिल जाए फिर तो भाई साहब देखो क्या कर देते हैं। एक है पीस क्लॉज, WTO की इस एग्रीमेंट के अंदर जो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, इसके अंदर ना एक पीस क्लॉज आता है। ये पीस क्लॉज ये बोलता है कि भाई ऐसा है कि अगर कोई डेवलपिंग कंट्री, ठीक है, जैसे हम लोग एक डेवलपिंग कंट्री, हम डेवलप्ड कंट्री नहीं है, तो जितनी भी डेवलपिंग कंट्री है अगर वो एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए इस लिमिट को क्रॉस करना चाहती हैं तो वो कर सकती हैं, बस शर्त है कि वो पीस क्लॉज के आने वाले सभी क्लॉजेस को माने। और ये किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, ये सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज के लिए एप्लीकेबल होता है। और कहा जाता है कि अगर ऐसे में कोई कंट्री तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट दायर कर दे कि तुम 10% से ज़्यादा सब्सिडी दे रहे हो तो वो कंप्लेंट रद्द कर दी जाएगी। और इंडिया इसी बात का फायदा उठाती है। ये जो पीस क्लॉज आप देख रहे हो ना, इसी पीस क्लॉज का फायदा इंडिया उठा के 10% से ज़्यादा सब्सिडी देती है। मैं आपको एक करंट अफेयर का टॉपिक बताता हूँ। इंडिया ने सबसे ज़्यादा सब्सिडी राइस की दी थी 2018-19 के अंदर, 10% से भी ज़्यादा। USA वगैरह बेचारे क्या करते रहे, कंप्लेंट करते रहे, और हमने साफ बोला, मोदी जी हमारे साथ बोल दिए कि भाई ऐसा है, पीस क्लॉज पढ़ा है तुमने, पहले पूरा एक्ट पढ़ के उसके बाद बात करेंगे, ठीक है। आ जाते हो, कर देंगे किसी दिन चार्टे चेक तुम्हारे। मतलब कुल मिला के आप समझ गए हो कि इस तरीके से हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर में सब्सिडीज दी जाती हैं फार्मर्स को प्रमोट करने के लिए। दोस्तों अभी जो हमारा ये टॉपिक है ये कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, अभी मैं और भी कराऊंगा इसके अंदर। ये पार्ट 1 है आपका, पार्ट 2 आपकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आएगा।
तब ये टॉपिक कंप्लीट होगा। अब आप कहोगे सर ये सब मैं अभी इसलिए नहीं करा रहा ज़्यादा कि आप पहले इतना लर्न कर लो, इतना दिमाग में सेट कर लो, उसके बाद हम बचा हुआ पार्ट नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। चलो तो आज की क्लास अब यहीं रखते हैं, टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ, मैं चाहता हूं कि जितनी चीज़ें हों वो दिमाग में सेट हो जाए, इसलिए मैं भगाने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहा, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में इसी पार्ट को हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो गाइस दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर सीरीज। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। अगर आपको ये हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो इसके लिए आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसको ज्वाइन कर सकते हो, वहां से ये नोट्स आपको मिल जाएंगे।